आप सभी का स्वागत है मिशन जामन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इसमें आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसके जो भी PYQ है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है इनके। उसके बाद हम लोग PYQ देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, जो फोर्स होता है आपका, ये एक तरह से एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। ये क्या कर सकता है, बॉडी को मूव भी कर सकता है जो रेस्ट बॉडी है, और फिर मूविंग बॉडी को ये स्टॉप भी कर सकता है। और ये चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, या फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी की शेप एंड साइज। देखिए, जो फोर्स है ये क्या कर सकता है, एक तो मूव कर सकता है रेस्ट बॉडी को, या फिर ये स्टॉप भी कर सकता है मूविंग बॉडी को। और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी और डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। देखिए, जो रेस्ट मूविंग ये सब जो आपका क्या है, इसका स्टेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो चेंज द स्टेट शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। कैसे वो बॉडी को मूव कर सकता है, मान लीजिए कोई एक बॉल है वो रेस्ट में है, अगर हम उसमें फोर्स लाएंगे तो वो मोशन करने लग जाएगा। या फिर कोई एक बॉल आ रही है आगे से तो ये मूविंग में है और हम इसको हाथ लगा के रोक दिए तो ये आपका रेस्ट में हो गया। इसके अलावा मान लो बॉल इधर आ रहा है, हमने इस पर फोर्स इधर साइड लगा दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, शेप भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्जांपल में, देखिए ये देखिए, ये आटा को गूंद लिया, उसको क्या किया, इसका शेप चेंज कर देना, इसको सर्कुलर गोल बना दिया इन्होंने। ठीक है, ये कार को ये क्या करें, रेस्ट में इसको धक्का देके यानी पुश करके इसको मोशन मिला रहे हैं। ये यहाँ पे बॉल जो मूविंग में है इसको ये रोक रहे हैं। तो इन सब चीज़ के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये देखिए क्रिकेटर साहब ये क्या करेंगे, इसकी बॉल की जो डायरेक्शन इधर जा रही है इसकी डायरेक्शन ये इधर कर देंगे, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये सभी आपके इसके एग्जाम्पल है फोर्स के। तो फोर्स ये सब चीज़ें कर सकती है। मैं बता दूं पहले आपको, फोर्स की जो यूनिट होती है हमारी, वो हमारी होती है न्यूटन, और एक यूनिट होती है हमारी और एक जो दूसरी हमारी यूनिट होती है, क्योंकि F बराबर में ma होता है तो मास के लिए होगा आपका किलोग्राम, और एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक दूसरी यूनिट ये होगी फोर्स की। ठीक है, आ जाओ अब फोर्स के हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, फोर्स जो होता है हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो मतलब कि टोटल फोर्स जीरो हो। ठीक है, जैसे कि कोई एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है मान लो, इस पर एक फोर्स इधर से लगा 100 न्यूटन का और इधर से भी लगा आपका 100 न्यूटन का। तो यहाँ क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो 100 न्यूटन का फोर्स इधर से भी है इधर से भी है, ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स आया वो कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। तो जब नेट फोर्स आपका जीरो हो तो हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है। नेट फोर्स जीरो रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो चेंज। जब नेट फोर्स जीरो रहेगा आपका, यानी कि जो टोटल फोर्स का जो सम होगा आपका जीरो होगा, तो आप समझ जाइए कि आप कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है, इधर से एक स्टूडेंट ने इसमें मतलब पुश किया 20 न्यूटन से, इधर से एक स्टूडेंट ने पुश किया 20 न्यूटन से, तो इसका 20 इसका 20 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये बॉक्स जो है जहाँ पे रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, अनबैलेंस फोर्स में जो आपका नेट फोर्स होगा ना, वो आपका इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए, ये F2 जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी मान लीजिए मैग्नीट्यूड जो है मान लीजिए कम है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अब ये क्या है, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने में, ये कम लगा रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका जितना फोर्स लग रहा है, मान लो जो F2 है 20 का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये 30 का लगा रहा है। तो F2 जो इसके 20 को मैं कैंसिल करेगा तो भी इसके बाद 10 बचेगा, और जब ये 10 इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, प्लेस इसकी। तो प्लेस या कोई भी चीज़ चेंजिंग जब भी आएगी फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, जब जो फोर्स हमारा क्या हो, अनबैलेंस्ड फोर्स हो। तो देख लीजिए, आप कहीं भी कोई चीज़ कह रहे हैं कि आपने चेंज किया, फोर्स लगाओ, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि हम लोग गेट को ओपन करते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं गेट को, तो उसमें भी क्या हम फोर्स लगा रहे थे, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स होगा तो कुछ चेंजिंग ही नहीं होगा। समझ में आ गया बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब? ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऐसे फोर्स जो किसी सरफेस पे जो मोशन हो रहा है उसको रोके, अपोज करे। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ जा रहा हो उसके मोशन को वो अपोज करे, यानी कि जो उसकी स्पीड है उसको कम करे, रोके उसको। जैसे कि देखिए, बॉल है, बॉल जा रहा है, एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसको रोकेगा। ठीक है,
गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन। देखिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें 3 किया था इन्होंने। ये इंक्लाइन जो है, ये जो मार्बल आ रहा है ये इक्वल हाइट तक जाएगा यहाँ से। अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग इसको, ये जो है जैसे कि यहाँ तक है, इक्वल हाइट तक जाएगा, लेकिन ये हमने क्या किया, इंक्लाइन से यहाँ बढ़ा दिया हमने, तो इसको ज़्यादा टाइम टेकन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी इक्वल हाइट पे जाएगा और यहाँ से भी इक्वल हाइट पे जाएगा। बस अगर हमने ये गैप, यहाँ का जो एंगल ये बढ़ा दिया हमने अगर, तो इसको टाइम टेकन ज़्यादा करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। समझ में आ गया ये चीज़ें? अब देखिए न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक जगह, मान लीजिए कोई बॉल यहाँ रखा हुआ है, तो ये यहीं पे रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। या फिर अगर ये मोशन में है, मूविंग कर रहा है, तो ये मूविंग ही करता रहेगा जब तक कि हम इसको पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। यानी कि जो इसका स्टेट है वो स्टेट इसका चेंज नहीं होगा। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट रहेगा? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इनर्शिया की बात कर लें हम लोग। इनर्शिया क्या होती है? देखिए ये टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की कि रिमेन इन इट्स स्टेट, अपने स्टेट पर रहने की टेंडेंसी होती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। जैसे कि एक मिनट, हाँ देखिए जैसे कि इन्होंने ये किया, ये एक पेपर है, इसमें जो ये रखा गया ये क्या है, इसकी जो वजन है इसमें तो वेट ज़्यादा है। जो हमारा जो इनर्शिया होता है ये एक तरह से मास को डिपेंड करता है। जो हमारा इनर्शिया जो मास पे डिपेंड, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मास है वो इनर्शिया है। ठीक है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि मास और इनर्शिया, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। क्यों? देखिए अगर कोई मान लीजिए 30 kg का एक कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक 50 kg का सेम लगेगा? नहीं, जो 50 kg का इसको ज़्यादा मुश्किल से हटा पाएंगे। यानी कि इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है रेस्ट में रहने की। टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा रेस्ट में रहने की क्यों है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसलिए देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रक आ रही है, मान लीजिए 5 km/h की स्पीड से, तो आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वही 5 km की स्पीड से मान लीजिए एक साइकिल आ रही है, अगर आप फोर्स लाएंगे तो वो मे भी रुक सकता है। ठीक है ना। लेकिन ट्रक नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इनर्शिया क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया का दे रखा है। हाँ, एक इनर्शिया का एक सही बताऊँ आपको। जैसे कि आप लोग गाड़ी में रहेंगे या ट्रेन में या फिर बस में, कार में, तो क्या होती है जब आप बैठे रहते हो तो गाड़ी आपकी आगे मान लो फॉरवर्ड जा रही है, ठीक, अचानक से अगर ब्रेक लगा तो आप क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो आगे जाने की है। जो आपकी जो मान लीजिए यहाँ पे आपकी बॉडी के 2 पार्ट हो गए। एक हो गया आपका पैर जो आपका गाड़ी के फर्श से लगा वो गाड़ी के साथ है, ठीक है। लेकिन आपको जो अपर पोर्शन है, जो हेड है आपका, ये क्या है, ये मूविंग कर रहा है गाड़ी के साथ साथ। तो अब गाड़ी ने क्या किया, स्टॉप किया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी क्या हुई, रुक गई, ठीक है। लेकिन आपका जो हेड है वो क्या हुआ, आगे की तरफ ही जाना चाहेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है वही। तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुकते हैं। अब ऐसे ही जब हम लोग गाड़ी रुकी हुई रहती है तब हमें अगर ड्राइवर अगर स्टार्ट करता है गाड़ी तो हम लोग पीछे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि वहीं रहने की, ठीक है ना। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, लेकिन यहाँ मोशन आ गया, ये आगे की तरफ ले जा रहा है, लेकिन हमें यहीं रहना था, तो इसलिए हम पीछे आ गए। ठीक है। इनर्शिया एंड मास, जो कि मास जो है ना बॉडी का मेजर करता है, इसका इनर्शिया ही, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? देखिए मोमेंटम जो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर हम लोग मोमेंटम की यूनिट की बात कर ले तो आपको पता होगी मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी जो कंबाइंड यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब देखिए मोमेंटम जो है हमारा 2 चीज़ पे डिपेंड है, एक मास पे, एक वेलोसिटी पे भी, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए समझा रखे, एक ट्रक है वो मूविंग हो रहा है बहुत लो स्पीड से, वो कैन किल द पर्सन, वो पर्सन की जान ले सकती है, ठीक है। क्यों ले सकती है? क्योंकि इसके पास जो मास है वो ज़्यादा है ट्रक के पास। लेकिन जो बुलेट है उसके पास मास बहुत कम होता है। आपको पता होगा जो बुलेट होता है उसकी मास काफ़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन वो एक पर्सन को मार देता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा ना कि अगर मोमेंटम कब बढ़ेगा,
मास वेलोसिटी में से एक भी अगर इंक्रीज हो गया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा आपका। तो वहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए मोमेंटम ज़्यादा हो गया वहाँ पर आपका, ठीक है। सो जो इम्पैक्ट होता है बॉडी पे वो डिपेंड होता है मास पे और वेलोसिटी पे। किसी भी चीज़ पर जो इम्पैक्ट आएगा वो दो चीज़ पे डिपेंड है, एक आपका मास पे और एक आपका वेलोसिटी पे, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये क्या कहता है, इसने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चेंज टेक्स प्लेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी मान लीजिए जैसे कि हमने क्या किया, मोमेंटम चेंज किया किसी चीज़ का, तो अगर हमने फोर्स बढ़ा देंगे तो जो मोमेंटम का जो रेट है ना, जैसे मान लीजिए मोमेंटम का अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम में क्या होगा, ज़्यादा चेंज आएगा। अगर हम टाइम कम कर देंगे तो मोमेंटम में चेंज जो आपका जो है फोर्स आपका कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो आपका चेंज इन मोमेंटम जो फोर्स होता है ना आपका, वो रेट ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा आपका, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। आओ देखो, जैसे कि आप लोग का चेंज इन मोमेंटम, तो मान लो कि इनिशियल मोमेंटम किसी चीज़ का एम यू है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, वी होता है, तो एम वी होता है, ये होगा फाइनल आ गया। तो चेंज इन हमें मोमेंटम निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, एम वी माइनस एम यू, अब टाइम से निकालते रेट टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो चेंज ये आ गया टी, रेट मतलब टाइम। तो अब यहाँ क्या होगा, हमने एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी, ये वी माइनस यू अपॉन टी, ये क्या चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ क्या आ गया आपका एम ए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, इफ प्रोपोर्शनल हटेगा तो के आ जाएगा, के एम ए, के इक्वल टू में 1 तो एफ इक्वल टू में एम ए, तो यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा एक और, एफ इक्वल टू में एम ए। ये एम ए कैसे है समझिए आप लोग, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, तो मोमेंटम का यही होगा ना, फाइनल मतलब यू अपॉन में टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन ए, यहाँ से ए आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ ही से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, मास के लिए क्या होता है केजी होता है, और एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है आपका मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया। इसी तरह न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए थर्ड लॉ कहता है आपका कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, दे एक्ट ऑन ए टू डिफरेंट बोर्ड। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जितने भी एक्शन है हमारे उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। और ये तो यहाँ पे क्या दो टर्म्स आ गए आपके, एक आ गया आपका एक्शन, एक आ गया आपका रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो होगा आपके अलग अलग बॉडीज़ पे होगा, दोनों एक ही बॉडीज़ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्होंने जो वेट नापने वाला है तो ये इसको इन्होंने खींचा, ये ए को खींचा, ये क्या एक्शन हो रहा है, और ये यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। इसने क्या किया 100 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाया, तो इसे भी यहाँ पे भी इसने इसको 100 न्यूटन से खींचा, ए ने बी को, तो बी ने भी ए को 100 न्यूटन से खींचा। तो यहाँ क्या हुआ, जितना इसने एक्शन किया 100 न्यूटन का, तो इसने भी रिएक्शन में दिया 100, एक्शन दोनों हो गया, और ये दोनों बॉडी अलग है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, समझिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, देखिए जब हम लोग क्या कहते हैं ना, गन से जब हम लोग फायर करते हैं तो जो बुलेट आगे जाता है, निकलता है बाहर, ठीक है। तब अब ये बुलेट आगे जा रहे थे, क्या करिए पीछे भी साइड भी धक्का देगा, तो इसीलिए जो गन है वो पीछे आता है, तो इसीलिए इसको जो है बहुत अच्छे से मजबूती के साथ इसको पकड़ना पड़ता है, ठीक है, वरना कंधे में मोच वगैरह आ जाती है इसकी वजह से। जैसे ये देखिए सेलर है, ये जंप करेगा तो क्या करेगा, ये बोट को पीछे की तरफ धक्का देगा बैकवर्ड, और ये जो बोट है इसको फॉरवर्ड पुश करेगा, और इससे फिर ये बोट से इस पर आ जाएगा, क्योंकि एक्शन करेगा बोट को बैकवर्ड भेजने के लिए, बोट क्या करेगा इसके रिएक्शन में इसको फॉरवर्ड भेजेगा। इसी तरह देखिए जब बलून होता है आपका, उसमें से जब हम लोग एयर निकालते हैं तो क्या होता है, एक्शन होता है कि एयर निकल गया, अब रिएक्शन क्या होगा, जब एयर नीचे आ रहा है वो क्या होगा, बलून ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप देखेंगे रिएक्शन में क्या होता है, बलून जो आपका ऊपर चला जाता है, फिर हवा पूरा निकलने के बाद फिर वो नीचे आ जाता है। ये आप लोगों ने बचपन में खूब किए होंगे। जो देखिए जो हमारा रॉकेट होता है ना, ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, क्योंकि इसमें जो पहले बर्न किया जाता है फ्यूल को, तो बहुत सारा हीट निकलता है, वो हीट जो है अर्थ की तरफ मतलब फेंकता है, फिर वो अर्थ को पुश करता है, और अर्थ फिर रॉकेट को पुश करता है, और इस तरह से फिर रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब यही कि जो दो बॉडी है मान लीजिए, उनका जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब कि बिना टकराए, टकराने से पहले जितना दोनों का मोमेंटम है, उन दोनों के मोमेंटम का सम
उतना ही टकराने के बाद, यानी कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो जो मोमेंटम होगा इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि दो बॉडी है, उनके टकराने से पहले जो मोमेंटम है उन दोनों के मोमेंटम का सम, वही मोमेंटम का सम उनका होगा टकराने के बाद। ठीक है, देख लीजिए ना, ये सब फॉर्मूला हो गया। ये रहा, मान लीजिए ये बॉडी है, इनिशियल मोमेंटम ए बॉडी का एम ए यू वी ए, बी बॉडी का एम बी 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 यू बी, इसी तरह का फाइनल मोमेंटम आ जाएगा एम ए वी बी प्लस एम बी वी वी। तो ये जो है ये आपका इक्वल रहेगा, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम। इसके बेसिस पे हो सके तो न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन है, द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर वेलोसिटी आर इन रेशियो 4:5, देन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एम वी होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, मास का रेशियो क्या है 2/3 और वेलोसिटी का रेशियो 4/5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों मोमेंटम का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले का m1 v1 और m2 v2। तो m1 का मास कितना दे रखा है हमारा, m1 का मास जो इसमें ये रहा मास दोनों को दिया हुआ, जो पहले वो m1 का मास है तो हमने क्या किया 2, फिर m2 का मास कितना है 3 है, फिर इसी तरह v1 का वेलोसिटी 4 और v2 का वेलोसिटी कितना 5 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8/15। तो 8/15 रेशियो में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी हैविंग ए वेरी हाई मासेस इज बाउंड टू बी हैव हाई। देखिए जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया जो है वो आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख लेंगे कि एक छोटे बच्चे को उठाना बहुत आसान है, उठाने का मतलब ये होगा कि उसका चेंज करना, पोजीशन चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन एक उसी की जगह पर अगर एक 20 साल के लड़का है तो उसका पोजीशन चेंज करना थोड़ा मुश्किल, उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मास ज़्यादा इसका मतलब आपका इनर्शिया ज़्यादा हो गया, क्योंकि टेंडेंसी एक छोटे बच्चे को मान लो जिद पड़ जाए कि मैं नहीं उठूंगा, तो उसके ना उठने की टेंडेंसी और एक 20 साल के बच्चे की, एक 10 साल के चिल्ड्रन, एक 20 साल के जो स्टूडेंट है मान लो, तो ना उठने की टेंडेंसी जो 20 साल वाले की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ larger force, then the two forces are perpendicular to each others, the two forces are opposite in direction, force are different in magnitude and direction, the force possesses a small magnitude। देखिए इसमें ये कहा गया है कि दो फोर्स है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट मतलब उनका जो पूरा टोटल सम जो आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रहा है आपका, वो आपका लेस देन है लार्जर फोर्स के। जो लार्जर फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड जो है आपका लार्जर फोर्स का उससे कम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका पहली बात तो ये है कि देखिए भाई साहब, अगर फोर्स आपका रिजल्टेंट कुछ आ रहा है यानी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब पहली चीज़ तो क्लियर है कि दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी डायरेक्शन भी इसमें क्या है, डायरेक्शन भी सेम, क्योंकि वो उससे छोटा आ रहा है जो इनका रिजल्टेंट। अगर डायरेक्शन सेम होता तो दोनों प्लस हो जाते, दोनों फोर्स प्लस हो जाते ना, तो फिर वो जो दोनों का जो सम होता वो लार्जर वाले से ज़्यादा होता। मान लो कि लार्जर फोर्स 20 है, स्मॉलर फोर्स 10 है, अब इनका सम करेंगे तो हम लोग 30 आएगा ना, लेकिन जब ये अपोजिट में लगेगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 10 आएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो है ये लार्जर फोर्स से छोटा हो गया ना, कहने का समझ गया ना, कि अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो वो प्लस हो जाता, तो फिर वो लार्जर वाले से भी ज़्यादा बन जाता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो उनका सम है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड भी अलग है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा इसका और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, आइए, टू फोर्सेस F1 एंड F2 दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्ट ऑन ए पॉइंट मासेस, द रिजल्टेंट फोर्स इन द पॉइंट मासेस इज गिवन बाय। तो ये F1 प्लस F2 ये ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक से रिलेटेड जो PYQ उनको सॉल्व किए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर की पेपर ना हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9354457656। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको PYQ मिल जाएगा किसी भी कोर्स का, और जो ये है बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिया सिटी देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।